नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एससीएस एकेडमी में। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कोई लेक्चर अपलोड नहीं किया गया किसी कारण से। इसकी वजह से आपकी तैयारी में ब्रेक हुआ, इसके लिए हमें खेद है। परंतु ये ब्रेक लंबा नहीं है। आज से हम पुनः हमारे इस लेक्चर सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में इतिहास में बात की थी औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब से संबंधित सभी तथ्यों को देखा और साथ ही साथ हमारा मुगलों के इस शासन व्यवस्था पर जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट प्रारंभ के 6 सुल्तानों पर चर्चा पूरी हुई। हमने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब को डिटेल में डिस्कस किया है। उनके समय की इंपॉर्टेंट घटनाओं को डिटेल में डिस्कस किया है। और मैंने अगले लेक्चर के अंत में आप लोगों से यह भी कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में मुगलों की समय की जो व्यवस्था रही है, जिसमें शासन व्यवस्था, स्थापत्य की व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, इन सभी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है दोस्तों, वे विशेष तौर पर आधारित है कि मुगल कालीन एक तो प्रशासन व्यवस्था और प्रशासन के साथ साथ हम देखने वाले हैं सैन्य व्यवस्था। इन दोनों इंपॉर्टेंट चीजों को आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। इसके बाद वाले लेक्चर में हम इनकी अर्थव्यवस्था, इनकी शिक्षा व्यवस्था क्या थी, उसके बाद स्थापत्य कला की दृष्टि से, चित्रकला की दृष्टि से क्या प्रगति हुई थी, वो सब देखेंगे। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम लोग विशेष तौर पर डिस्कस कर रहे हैं मुगलों की प्रशासन व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था को लेकर किस प्रकार के सिस्टम हमें यह देखने को मिले हैं। अब इस पूरे डिस्कशन में हम लोग सबसे बड़ी बात तो ये देखने वाले हैं कि किस प्रकार से इन्होंने सल्तनत काल से थोड़ी सी भिन्न व्यवस्था स्थापित की। साथ ही साथ ये बात करने वाले हैं कि यहाँ पर शासन प्रशासन में कौन सी नई प्रवृत्ति हम देखने को मिली, खासकर अकबर के समय में क्या क्या परिवर्तन हुए, मनसबदारी व्यवस्था आदि पर डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखा जाए कि मुगलों का राजत्व सिद्धांत क्या था। राजत्व सिद्धांत के बारे में मैंने आप लोगों से पहले भी बातें की है। जब मैंने सल्तनत काल के शासकों के बारे में बात की थी, हमने सबसे पहले उस देवीय राजत्व के सिद्धांत की बात की थी जो बलबन के समय शुरू हुआ था। फिर हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के समय, लोधी डायनेस्टी के समय समय पर जो राजत्व सिद्धांत देखने को मिले, हमने सभी पर चर्चा की और आप लोगों को भली भांति मैंने इस चीजों पर बताया था कि क्या होती है ये व्यवस्था। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले तो ये देखें कि मुगलों का राजत्व सिद्धांत क्या था। दोस्तों, मुगलों का जो राजत्व सिद्धांत रहा है वो अंतिम रूप से, मूल रूप से शरीयत पर ही आधारित था। शरीयत का मतलब होता था कानून संहिता। कानून संहिता में से कह सकते हैं एक प्रकार से जो मुस्लिम व्यवस्था है, उस मुस्लिम व्यवस्था में जो कानून का सिस्टम है उसके अंतर्गत हम शरीयत को देखते हैं, जिसमें कुरान और हदीस को इंपॉर्टेंटली शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें कयास और उलेमा वर्गों के जो प्रवचन हो सकते हैं उनको भी आधार बनाया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम कुरान और हदीस को यहाँ देख रहे हैं, जिस पर आधारित थी मुगलों के राजत्व सिद्धांत की व्यवस्था। हालांकि अगर हम इनके राजत्व सिद्धांत को देखें, जहां पर शरीयत को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया, इस्लाम धर्म को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया। हम तैमूर लंग से ही बात करें तो जितने भी मुगल शासक हुए ना, इस्लाम के प्रगति के लिए, इस्लाम के प्रचार के लिए हर प्रकार के सही गलत जो भी काम है सब किए। और जिसमें हम लोग बहुत बड़े लेवल पर विध्वंस को भी देखते हैं, किस प्रकार से इन शासकों ने भारत में इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए हिंदू संस्कृति को नष्ट करने का काम किया। लगातार एक के बाद एक मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं को हत्या कर दी गई, हिंदू औरतों से बलात्कार किए गए। उद्देश्य यही था कि इस्लाम को जैसे तैसे करके भारत में प्रचारित किया जाए। और आज देखिए भारत में किस हद तक इसका व्यवस्था में देखने को मिलती है। खैर, ये बात दूसरी है। हम लोग अगर यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनके राजत्व सिद्धांत में शासकों का क्या मानना था। अगर हम सबसे पहले बाबर की बात करें तो बाबर ने अपने राजत्व सिद्धांत में जो खलीफा पद है या जो इस प्रकार के धर्म गुरुओं की प्रवृत्ति, उसको बिल्कुल अलग कर दिया। बाबर ने एक ही चीज को एक्सेप्ट किया और कहा भी क्या कि बादशाहत से ऊंचा कुछ नहीं है। सबसे ऊंचा जो होता है वो बादशाहत होती है, और बादशाह जो होता है उसे हर एक चीज से सर्वोच्च रहते हुए दो चीजों में कभी नहीं उलझना चाहिए। कौन सी दो चीज? तो यहां पर बाबर क्लियर कहता था, क्या कहता था कि बादशाह को कभी आलसी नहीं होना चाहिए, प्लस बादशाह को एकांतवासी नहीं होना चाहिए। एकांतवासी और आलसी कभी भी बादशाह नहीं हो सकता था। इसने बादशाह के पद को सभी प्रकार के नियमों और जो खलीफा व्यवस्था है, विदेशों के वही कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि प्रभुत्व की बात है, सब चीजों से मुक्त कर दिया और बादशाह के पद को सर्वोच्च घोषित कर दिया बाबर ने। क्योंकि बाबर ही वो व्यक्ति था मुगलों में पहला जिसने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण कर ली थी। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया है
कि 1504 के आसपास काबुल को जीता और 1507 में बादशाह की उपाधि धारण कर ली और एक प्रकार से बादशाहतगिरी को ही सर्वोच्चता प्रदान करने लगा था बाबर। बाबर के बाद हुमायूं शासक बनता है। हुमायूं जब शासक बना, इसने कहा कि पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि अगर कोई है तो बादशाह है, इसे सभी अधिकार प्राप्त है और बादशाह खुदा के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है। इसका मतलब ये सर्वोच्च होता है पृथ्वी पर। जब अकबर के बारे में बात करते हैं तो अकबर ने बादशाह के पद को और श्रेष्ठ कर दिया और बड़ा बना दिया। कैसे बड़ा बना दिया? बादशाह ने कह दिया कि जो इस्लामी कानून होते हैं इसके बारे में आप अलग अलग धर्मगुरुओं से व्याख्याएं देखते हैं, लेकिन अंतिम व्याख्या अगर किसी को करने का अधिकार इस्लामी कानूनों का तो वो बादशाह को है। इस प्रकार से बादशाह को सबसे बड़ा बना दिया अकबर ने। अकबर ने दीन इलाही का भी प्रारंभ किया और खुद को उसका इष्ट घोषित करके एक प्रकार से धर्म की व्यवस्था में सर्वोच्च बैठ गया था अकबर। अकबर ने एक धार्मिक नीति भी अपनाई जिसे सुलह कुल की नीति कहा गया। इसके अंतर्गत यह कहा गया कि अकबर धार्मिक रूप से सहिष्णु था। अकबर ने क्या किया? अकबर ने धार्मिक जो संस्कृति है, जो व्यवस्था रही, उससे अलग कर दिया। अकबर ने सीधे कहा कि राजतंत्र की व्यवस्था में धर्म जो है उसको आड़े नहीं आना चाहिए, क्योंकि राजा जो है उसको अलग अलग लोगों पर शासन करना होता है। तो अकबर की एक अलग सिस्टम हमें देखने को मिला। लेकिन इसका जो अतिवादी जो स्वरूप है वो हमें औरंगजेब के समय देखने को मिला। औरंगजेब ने राजतंत्र को इस्लाम का अनुचर बना दिया। औरंगजेब का अगर लक्ष्य ही था अपने जीवन में तो यही था कि भारत जो है, भारत को एक इस्लाम का देश बना दिया जाए। पूरी तरीके से धर्म परिवर्तन की व्यवस्था को औरंगजेब ने बढ़ाया, मंदिरों को तोड़ने की व्यवस्था को औरंगजेब ने बढ़ाया। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका उद्देश्य था कि भारत को इस्लामिक देश बना दिया जाए, इस्लाम का देश बना दिया जाए। औरंगजेब ने सब कुछ अपने जीवन में इस्लाम को ही माना। और मैंने ये भी कहा है कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी ना दोस्तों, तो उसको अपने कर्मों पर एक प्रकार से पछतावा भी था। कहते हैं कि औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी तो औरंगजेब के अंतिम शब्द थे कि मैंने इतने सालों तक शासन किया, लेकिन मैं मेरे शासन के समय का सदुपयोग नहीं कर पाया। मैंने अनेक लोगों पर अत्याचार किया है और इन सभी मेरे दुष्कर्मों का जो फल होगा वो सब किसको भुगतना पड़ेगा? मेरे वंशजों को भुगतना पड़ेगा। और आज देखिए कि भुगत भी रहे हैं। औरंगजेब का ये सीधा सीधा मानना था और औरंगजेब के अंतिम शब्द भी यही थे, ये याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने औरंगजेब की व्यवस्था को देखा था कि किस प्रकार से इनका राजत्व सिद्धांत की व्यवस्था रही है। बाबर से लेकर औरंगजेब के शासकों ने एक कट्टर राजत्व सिद्धांत को अपनाने की बात यहाँ हम लोगों को देखने को मिली। लेकिन औरंगजेब के बाद जो उसके उत्तराधिकारी रहे उनका शासन ही इतना मजबूत नहीं था कि वो अलग से राजत्व सिद्धांत क्या ही चलाते। ये तो रही राजत्व सिद्धांत की। यहाँ पर मुगल बादशाहों के कर्तव्यों पर भी नजर डालने की जरूरत है। जब हम इनके राजत्व सिद्धांत को देखते हैं तो इसके आधार पर मुगल बादशाहों के दो कर्तव्य बताए गए। ये जो दो कर्तव्य बताए गए उनमें से पहला कर्तव्य जो रहा वो जहां बानी रहा और दूसरा रहा जहांगीरी। जहां बानी का अर्थ होता है राज्य की रक्षा और जहांगीरी का अर्थ होता है अन्य राज्यों पर अधिकार। मुगल बादशाहों ने घोषित किया कि सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, अपने राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी लीजिए। आपके पास जो राज्य है, आप पहले इतनी शक्ति संगठित कर लीजिए, इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित कीजिए कि आपका जो राज्य वो सुरक्षित रहे। जब आपके राज्य की, आपकी प्रजा की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए उसके बाद आपको सेकेंडरी अन्य राज्यों पर अधिकार करना ही पड़ेगा। और ये सिस्टम हमें हर एक मुगल शासक के समय देखने को मिलता है। अपने राज्य की रक्षा की व्यवस्था के साथ अन्य राज्यों पर अधिकार करने की बात की गई। लेकिन यहाँ हुमायूं के संदर्भ में हम लोगों ने देखा कि हुमायूं अपने राज्य की रक्षा कर ही नहीं पाया था, इसलिए उसने अपना अधिकांश समय लगभग 15 साल निर्वासित जीवन के रूप में व्यतीत किया था। दोस्तों ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ बादशाह के दो कर्तव्य थे। जब बादशाह के दो कर्तव्य बताए गए थे तो कर्तव्य की व्यवस्था हमें शासन प्रशासन के तौर पर देखने को मिलती है। जब हम बात करते हैं मुगल कालीन प्रशासन की तो हमें एक और चीज समझना है। कई बार पीएससी यूपीएससी के मेंस के पेपर में क्वेश्चन देखा जा गया है या आगे भी देखा जा सकता है, क्या कि मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अकबर था। इस बात से आप कितने सहमत हैं? ध्यान रखिए कि जब भारत पर बाबर का आक्रमण हुआ था 1526 में पानीपत के युद्ध के समय, तो इस समय बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ये संस्थापक था बाबर, ठीक है। और बाबर की 1530 में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब ये लगभग 4 साल बाबर शासक रहता है।
क्या इस समय अवधि में कोई व्यवस्था कर पाया? तो ना तो बाबर कोई प्रशासनिक व्यवस्था कर पाया, ना कोई आर्थिक व्यवस्था कर पाया। आया, युद्ध लड़ता रहा और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। तो कहीं ना कहीं बाबर ने तो कोई प्रशासनिक या ऐसी कोई व्यवस्था स्थापित की ही नहीं थी। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा। जब हुमायूं गद्दी पर बैठा तो हुमायूं ने 1530 में गद्दी संभाली, लेकिन हम देख रहे हैं कि 1540 में शेरशाह सूरी ने उसको भगा दिया। उसके बाद 1556 में वो पुनः गद्दी पर बैठा, है ना। अब 1556 में उसकी मृत्यु भी हो गई। तो क्या हुमायूं ने कोई प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित किया? नहीं किया। कोई शासन व्यवस्था को स्थापित किया? नहीं किया। प्रारंभ के दोनों शासक, बाबर रहा हो या हुमायूं रहा हो, इनके द्वारा किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या शासन व्यवस्था की हम बात करें तो स्थापना नहीं की गई। जब प्रशासन और शासन ही देखने को नहीं मिल रहा है तो आर्थिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था क्या ही देखने को मिलेगी। ऐसा कोई सिस्टम ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। जब हम देखें हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर 1556 में शासक बना तो उसी ने ही सबसे पहले मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को इंपॉर्टेंस दिया, शासन व्यवस्था को स्थापित किया। एक पॉलिसी हमें दिखाई पड़ती है, एक सेना का गठन दिखाई पड़ता है, धार्मिक नीति दिखाई पड़ती है। तो हर एक प्रकार का जो जो काम है वो अकबर के समय से शुरू हुआ। इसीलिए इतिहासकार अगर ये कहते हैं कि मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भारत में अकबर था, इसमें कुछ गलत नहीं है, कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है कि सारा सिस्टम किसने चालू किया था? अकबर ने चालू किया था। तो फिर बाबर को आप किस रूप में देखेंगे? तो बाबर को आप बोलेंगे कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला बाबर था, लेकिन उसको एक साम्राज्य के तौर पर स्थापित करने वाला कोई शासक था तो वो अकबर था। तो अकबर जो मुगल प्रशासन में तीसरा बादशाह था, उसने इस पूरी व्यवस्था को स्थापित किया। और यहां पर जो पूरी शासन प्रणाली हमें देखने को मिलती है वो नौकरशाही पद्धति पर आधारित शासन प्रणाली देखने को मिलती है मुगलों की। इस पूरी शासन प्रणाली में अगर हम व्यवस्था को देखें तो दो इंपॉर्टेंट भाग इसके थे। एक तो था केंद्रीय और एक था प्रांतीय। अच्छा, ये केंद्रीय और प्रांतीय तक ही सीमित नहीं था। केंद्रीय और प्रांतीय मुख्य भाग थे। शासन व्यवस्था को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा था, एक कौन सा? केंद्रीय और एक प्रांतीय। लेकिन प्रांतीय के अलावा देखें तो भी कई सारी इकाइयां हमें देखने को मिलती है। शासन व्यवस्था हर एक स्तर पर मौजूद थी। जैसे हम यहाँ देखें तो केंद्रीय स्तर पर कौन है? सेंट्रल लेवल और बादशाह। फिर प्रांत या सूबे, सूबे के बाद जिला या सरकार, जिला सरकार के बाद परगना और परगना के बाद ग्राम। मतलब हमें यहाँ सर्वोच्च इकाई अगर कोई देखने को मिल रही है तो वो कौन देखने को मिल रही है? केंद्र, जहां कौन हो रहा है? बादशाह हो रहा है। और ग्राम जो है वो सबसे निम्न इकाई के तौर पर दिखाई पड़ रही है। तो इस प्रकार दो सिस्टम हमें मुगल काल में देखने को मिल रहे हैं पूरे शासन व्यवस्थाओं को, केंद्रीय आधारित और प्रांतीय आधारित। प्रांतों को यहाँ पर सूबा कहा गया है और सूबे के अलावा जिले में सूबों को जब बांटा गया तो इसे सरकार कहा गया। ठीक है, ये व्यवस्था थी। अगर हम सबसे पहले केंद्रीय शासन की बात करें तो केंद्रीय शासन में सबसे बड़ा अगर पद होता था तो वो बादशाह का होता था। हर एक निर्णय प्रशासन का हो, न्याय का हो, अर्थव्यवस्था का हो, सेना का हो, सबका जो सर्वोच्च होता था मुगल काल में वो बादशाही होता था। और बादशाह के हिसाब से ये पूरा शासन तंत्र संचालित किया जाता था। बादशाह को उसके काम में सलाह करने के लिए एक मंत्री परिषद जैसी व्यवस्था भी हम लोगों को देखने को मिलती है। मंत्री परिषद जैसी व्यवस्था देखने को मिलती है, उसमें सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री का होता था। और यहाँ जो प्रधानमंत्री होता था दोस्तों, उसे वकील कहते थे। अगर हम वकील की बात करें तो वकील ए मुतलक जो है ये यहाँ प्रधानमंत्री के पद के तौर पर दिखाई पड़ता था। अगर हम मुगल काल के प्रारंभिक दौर को देखें यहाँ, तो मुगल काल के प्रारंभिक तौर पर जो वकील मुतलक होता था, यह बादशाह के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति कौन था? बादशाह के बाद वकील मुतलक हुआ करता था। हालांकि बाद में हम लोगों को दीवाने आला या वजीर की व्यवस्था भी देखने को मिलती है। अब एक्चुअल में क्या हुआ कि वकील का पद अकबर के समय तक हम देखें, अकबर के समय के बाद ये वकील के पद की स्थिति किस तौर पर बदल गई? वजीर में। अकबर ने किसको बना दिया? यहाँ वजीर का पद प्रमुख बना दिया और धीरे धीरे करके वकील मुतलक की पावर चली गई और इंपॉर्टेंटली वजीर यहाँ पर प्रमुख तौर पर देखने को मिला है। यहाँ पर जो वकील मुतलक रहा है ये शासन प्रशासन के इंपॉर्टेंट काम करता था। सेना जो है उसका निर्णय करना, लोगों की प्रशासन में भर्ती करना, इस प्रकार के प्रमुख निर्णय लेने का काम वकील करता था। और वजीर जो होता था वो दीवाने वजारत
अर्थात राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। अब राजस्व विभाग का प्रमुख अखर यहाँ पर वजीर हो रहा है, तो वजीर जो है वो सेकेंडरी इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ता, लेकिन अकबर के समय वजीर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई और वकील की इंपॉर्टेंस घट गई थी दोस्तों। मीर बख्शी क्या है? मीर बख्शी जो था वो सेनापति था, मीर बख्शी सेनापति था, और मनसबदारों की व्यवस्था को लेकर, किसको कितना वेतन देना है, सैनिकों की भर्ती कैसे करना है, कितने सैनिक भर्ती करना है, इन सब की चीजों पर निर्णय लेने वाला अधिकारी मीर बख्शी हुआ करता था। इसी प्रकार से सद्र उस सुदूर नाम का अधिकारी देखने को मिलता है जो बादशाह के धार्मिक मामलों को देखा करता था। धार्मिक मामलों को देखने का काम सद्र सुदूर करता था। वहीं काजी और कुजात का पद देखने को मिलता है। काजी और कुजात जो है न्याय विभाग का प्रमुख होता था। मैंने कहा कि सर्वोच्च जो न्याय अधिकारी होता था वो बादशाह होता था, लेकिन बादशाह के बाद अगर किसी को न्याय की व्यवस्था में देखें तो काजी और कुजात देखने को मिलता था। मीर सामान भी हमें एक पद देखने को मिलता है। मीर सामान क्या करता था? जो बादशाह का राज दरबार है, उस राज दरबार में कई प्रकार की चीजों की जरूरत पड़ती थी, तो राज दरबार की जो वस्तुओं की जरूरत है, उन जरूरतों के हिसाब से वस्तुओं की आपूर्ति करने वाला जो व्यक्ति था वो मीर ए सामान था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो हमें मीर ए आतिश दिखाई पड़ता है। ये मीर ए आतिश जो है ये शाही तोपखाने को देखता था, आतिशबाजी तोपखाने को देखने वाला था, ये ध्यान रखिएगा। और मीर ए मुंशी ये शाही पत्रों को लिखने वाला होता था। मीर ए मुंशी शाही पत्रों का लेखक होता था। मीर बहर जो है ये आंतरिक जलमार्ग और छोटे जहाजों के निरीक्षण का कार्य करता था। इसके अलावा मुहत्सिब जनता के नैतिक मूल्यों का निरीक्षण करता था। अगर हम खासकर औरंगजेब के समय देखें तो मुहत्सिब का काम बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि जनता को उसके आचरण को नैतिक तौर पर इस्लाम के अनुसार देखने के लिए कि कहीं ना कहीं जनता जो है वो द्रोह तो नहीं कर रही है, इस्लाम को अपना रही है कि नहीं रही, इस्लाम की क्या व्यवस्था है, कितने लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या पूरा सिस्टम जो है, उन सभी गतिविधियों को देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए मुहत्सिब जैसा पद जो है वो हमें देखने को मिला। ये तो प्रमुख अधिकारी थे केंद्रीय व्यवस्था के। इसके बाद हम प्रांतीय शासन देखें तो देखिए प्रांतों को सूबा कहा जाता था, और ये सूबा प्रणाली जो थी वो अकबर के समय से शुरू हुई थी। अकबर ने जब शासन करना स्टार्ट किया था तो पूरे शासन तंत्र को उसने 12 सूबों में बांटा था। तो अकबर के समय प्रारंभ में पूरा मुगल साम्राज्य कितने राज्यों में, प्रांतों में या सूबों में बटा हुआ था? 12। लेकिन बाद में इसमें 3 नए सूबे जोड़े गए, एक बरार, एक खानदेश और एक अहमदनगर। याद करिए, खानदेश बरार के इलाके को अकबर ने असीरगढ़ का जब किला जीता था उस समय, और बाद में अहमदनगर की विजय भी की गई। तो अहमदनगर, बरार, खानदेश जो हैं वो इनको जीतकर इन्हें अकबर ने अपने नए सूबे बनाए। इस प्रकार से हम देखें तो अकबर के समय टोटल कितने सूबे हो गए थे? 15 सूबे हो गए थे। अकबर के समय प्रारंभ में 12 सूबे थे, बाद में 3 नए सूबे जोड़े, तो कहीं ना कहीं 15 सूबे हो गए थे। लेकिन यही सूबे औरंगजेब के समय 20 हो जाते हैं। कितने सूबे हो गए? औरंगजेब के समय 20 हो गए, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट सूबे, जिसमें एक है गोलकुंडा और दूसरा है बीजापुर। ये बीजापुर और गोलकुंडा जो है ये औरंगजेब के द्वारा खुद नेतृत्व करके जोड़े गए सूबे थे। जिसमें हम बीजापुर की बात करें तो लगभग 1686 के आसपास, और गोलकुंडा की बात करें तो 1687 के आसपास औरंगजेब ने खुद नेतृत्व करके खेला और जीता था यहाँ पर। तो यहाँ पर पूरी तरीके से औरंगजेब ने दक्षिण के इन इलाकों को अपने अंदर मिला लिया, और सबसे ज्यादा सूबों की संख्या किसके समय हो गई? औरंगजेब के समय हो गई। तो एग्जाम में अगर पूछे कि मुगल काल में सबसे ज्यादा सूबे किसके समय थे? औरंगजेब के समय थे। अब ये सूबा जो होता था, इसका प्रमुख कौन होता था? तो सूबे के प्रमुख को सूबेदार कहा जाता था। सूबेदार के पास एक चीज थी कि वो सुल्तान के अधीन काम करता था, लेकिन उसके पास कई सारी स्वतंत्र शक्तियां भी थी। अब अगर सूबेदार की स्वतंत्र शक्तियों की बात करें तो इसके पास एक सेना होती थी, साथ ही साथ वो सूबे से कर एकत्रित कर सकता था और न्याय का फैसला कर सकता था। तो न्याय का फैसला करने का अधिकारी और सूबे से कर एकत्रित करने के संदर्भ में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो सूबेदार ही होता था, जिसके अधीन कई सारे लोग काम करते थे, जिसके माध्यम से ये सारा काम करवाता था। इसके अलावा हम देखें तो जिले का प्रशासन देखने को मिलता है। जिले का प्रशासन अगर हम देखें तो जिले का जो प्रमुख होता था वो फौजदार होता था। फौजदार जो है वो जिले में शांति बनाकर रखना हो, सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, सुव्यवस्था बनाकर रखना हो, सबका प्रबंध करता था कौन? फौजदार।
फौजदार जिले का प्रमुख सैनिक अधिकारी होता था। इसके अलावा हम बोल सकते हैं अमल गुजार नाम का एक अधिकारी होता था जो जिले से माल गुजारी एकत्रित करता था। बोलने का मतलब जिले से राजस्व एकत्रित करने वाला कोई था तो अमल गुजार होता था। अमल गुजार का एक दायित्व और होता था कि जो सूबा है इसकी मासिक रिपोर्ट सुल्तान के पास या बादशाह के पास जाती थी, तो इसकी मासिक रिपोर्ट जब बादशाह के पास जाती थी तो ये अमल गुजार ही वो व्यक्ति होता था जो सूबे के आय व्यय का लेखा तैयार करके मासिक रिपोर्ट बनाकर बादशाह को भेजता था। इसके अलावा जिले की आय को शाही खजाने में जमा करने के लिए भेजने वाला अधिकारी भी कौन होता था? अमल गुजार होता था। ये ध्यान रखिएगा, ये मुगलों में जिलों का शासन था। इसके अलावा परगने का शासन भी हमें देखने को मिलता है। परगने में प्रमुख अधिकारी की हम बात करें तो एक सिकदार होता था। ये सिकदार कानून और व्यवस्था की देखभाल करने वाला होता था। आमिल नाम का अधिकारी होता था, ये राजस्व निर्धारण करने का काम करता था। कानून को जो होता था वो भूमि का सर्वेक्षण करने का अधिकारी था। फौजदार जो है ये आय बोल सकते हैं कि जो भी आय होती थी परगने से वो सारी की सारी आय संरक्षित होती थी किसके पास? फौजदार के पास। और काजी जो होता था ये मुकदमों का निपटारा करता था, ये न्यायाधीश के तौर पर काम करता था। तो ये सभी के सभी 5 इंपॉर्टेंट अधिकारी हम लोगों ने देखे जो हमें किसके समय? मुगलों के समय जो परगना लेवल का शासन था उसको संभालने वाला व्यक्ति दिखाई पड़ता है। और इसके बाद ग्रामीण व्यवस्था थी दोस्तों। अगर हम ग्रामीण व्यवस्था की बात करें तो मुगल काल में जो ग्रामीण व्यवस्था थी उसे एक स्वायत्त संस्था माना गया था। मतलब ग्रामीण व्यवस्था को पर्याप्त स्वतंत्रताएं प्राप्त थी मुगल काल में, और यहाँ पर जो शासन करने की इकाई थी वो ग्राम पंचायतें थी। मुगल काल में ऐसा नहीं था कि इसके ऊपर की इकाइयों का बहुत ज्यादा इंटरफेयर या फिर प्रशासन ग्रामों में होता हो। ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायतों के माध्यम से एक पर्टिकुलर स्वतंत्रता के साथ काम किया जाता था। यहाँ पर जो मुख्य अधिकारी होता था ग्राम प्रधान होता था, जिसे मुकद्दम या चौधरी कहा गया। एग्जाम में एमपीपीएससी में आपको मेंस में या प्री में ये क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है। मुकद्दम कौन होता था? तो मुकद्दम मुख्य ग्राम अधिकारी हुआ करता था मुगलों के समय ग्राम के शासन को देखने के लिए, और इनकी सहायता के लिए पटवारी जैसी पोस्ट बनाई गई थी। तो पटवारी जैसी पोस्ट जो है दोस्तों वो मुगल काल से चली आ रही है, जो राजस्व व्यवस्था के संबंध में काम करती थी। इसके अलावा मावदा या दीह नाम की व्यवस्था देखने को मिलती है। ये मावदा या दीह किसको कहते थे? तो मावदा या दीह गांव होते थे जो मुगल काल में परगना के अधीन आते थे। परगना के अधीन जो गांव आते थे उन्हें मावदा या दीह कहते थे। और चकला किसको कहते थे? तो शाहजहां के समय अगर हम बात करें तो परगना और सरकारों के बीच की इकाई, एक तरफ परगना है और एक तरफ सरकार है, इनके बीच की जो इकाई होती थी उसको चकला कहा जाता था। एक और शब्द है मुसद्दी। ये मुसद्दी शब्द जो है वो बंदरगाहों के शासन प्रशासन की देखभाल करने के लिए बनाया गया पद था। तो मुसद्दी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, और हम लोगों ने बात कर ली कि ग्रामीण स्तर पर क्या प्रशासनिक व्यवस्था में देखने को मिलती है। ठीक इसी प्रकार से हम देखें दोस्तों तो हमें ये पूरा सिस्टम हम केंद्र से लेकर ग्रामीण व्यवस्था तक देखते हैं प्रशासन की इकाई के तौर पर। तो जब भी एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि मुगल काल के प्रशासनिक व्यवस्था को बताइए, तो मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था जो है दोस्तों वो ऊपर से लेकर नीचे तक अलग अलग भागों में बटी हुई थी। सबसे निम्न स्तर पर ग्रामीण व्यवस्था देखने को मिलती है जहां पर मुकद्दम या चौधरी शासन करते थे। सबसे उच्च स्तर पर बादशाह का शासन देखने को मिलता है। हर एक चीज को लेकर अंतिम शक्ति बादशाह के पास होती थी। अब ये प्रशासनिक के बाद सैन्य व्यवस्था को देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ एक चीज देखते हैं दोस्तों क्या कि 1526 से लेकर इंपॉर्टेंट तौर पर देखें 1707 तक, इसके बाद 1707 से लेकर लगभग 1862 तक, ये लंबा समय हम लोगों को मुगल साम्राज्य का दिखाई पड़ता है। इस लंबे समय तक जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक मजबूत सेना अगर नहीं होगी, अगर मजबूत सेना नहीं होगी तो तब तक आप इतना सुदृढ़ साम्राज्य इतने लंबे समय तक, भले ही अंत के समय में लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा हो ये समाज, लेकिन इतने लंबे समय तक शासन व्यवस्था नहीं चल सकती थी। तो यहाँ पर हम सीधा कह सकते हैं कि यहाँ जो सैन्य व्यवस्था रही है वो सैन्य व्यवस्था भी मजबूत ही रही है। अगर हम यहाँ की सैन्य व्यवस्था की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को ध्यान देने की है कि जो मुगल सेना थी वो किसी पर्टिकुलर एक प्रजाति की सेना नहीं थी। हम ये नहीं कह सकते कि मुगलों की सेना किसी एक पर्टिकुलर जगह के लोगों की हो। मुगलों की सेना को दोस्तों हम मिश्रित सेना के तौर पर देखते हैं। मुगलों ने अलग अलग सैनिकों को अलग अलग प्रजाति के लोगों से उठाया था। बोलने का मतलब यह है कि यहाँ पर ईरानी लोग भी, तुरानी, अफगान, भारतीय मुसलमान और मराठा
इन हर एक प्रजाति में से मुगलों की सेना में सैनिक चुने गए थे। तो मुगलों की सेना में एक विविधता दिखाई पड़ती है, विविधता दिखाई पड़ती है, प्रजातिगत विविधता दिखाई पड़ती है कि उन्होंने अलग अलग प्रजाति के इंसानों को अपनी सेना में भर्ती किया, जिसमें अलग अलग जगह के लोग थे। और सेना का जो गठन किया वो दशमलव पद्धति के आधार पर ही किया है मुगलों ने। तो मुगलों ने दशमलव पद्धति के आधार पर सेना का गठन किया और इनकी सेना को 4 श्रेणियों में बांटा गया। एक तो अधीनस्थ राजाओं की सेना, जैसे मान लीजिए राजा भारमल को हराया, तो राजा भारमल की जो सेना रही वो एक प्रकार से मुगलों की सेना बन गई कि नहीं बन गई। एक प्रकार से ये हमें सामंतवादी लक्षण को दर्शाता है। तो एक सेना तो हमें कौन सी देखने को मिलती है, अधीनस्थ राजाओं की सेना। दूसरी हमें मनसबदार की व्यवस्था देखने को मिलती है कि मनसबदार की अपनी सैन्य टुकड़ियां होती थी। अब मनसबदार पर हम आगे बात करने वाले कि मनसबदार क्या है, ठीक है। इसके बाद हम देखें अहदी सैनिक होते थे और आखिर में दाखिल सैनिक होते थे, इनको पूरक सैनिक के तौर पर देखते थे। तो जब भी आप लोगों से पूछा जाए कि मुगलों का जो सैन्य दल है वो कितने श्रेणियों में बांटा था, उसकी विशेषता क्या थी, तो मुगलों के सैन्य दल को 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया था और 4 प्रमुख श्रेणियों में हमें ये चारों चीजें दिखाई पड़ती हैं। जब हम इन चारों चीजों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम किसको देख सकते हैं, मनसबदारी को देख सकते हैं। मनसबदार एक्चुअल में है क्या दोस्तों, तो मनसबदार को अगर आप सीधे सीधे समझना चाहते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि मनसबदारी जो व्यवस्था है वो अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। अकबर ने अपनी व्यवस्था में नए लोगों को भर्ती करना प्रारंभ किया और ऐसे लोगों को अकबर ने मनसबदार कहा था। मनसबदारी व्यवस्था में जो मनसबदार है वो एक पद या रैंक प्राप्त व्यक्ति को कहा जाता है। मनसबदार कौन होता है, जिसे मुगल सेना में एक पद या रैंक प्राप्त होती है। यह पद और रैंक की बात करें तो पद के हिसाब से उसको वेतन मिलता था और पद के हिसाब से उसकी सैन्य जिम्मेदारियां निश्चित की जाती थी। तो मनसबदारी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें पद और रैंक किसी भी व्यक्ति को दी जाती थी और कोई भी व्यक्ति उसी पद या रैंक के हिसाब से वेतन पाता था, उसी के हिसाब से उसकी सैन्य जिम्मेदारियां भी तय की जाती थी। यहां अगर हम देखें तो मनसब हम लोगों को 2 श्रेणियों में बाद में दिखाई पड़ा। पहले प्रारंभ में हम बात करें तो ये एक पद मात्र क्या देखने को मिलता था, मनसब, लेकिन बाद में इसे हमें 2 श्रेणियां देखने को मिली। इसकी एक श्रेणी को हम लोगों ने कहा जात। जात का मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति की स्थिति और उसकी वेतन के आधार पर, अगर किसी व्यक्ति का वेतन बहुत ज्यादा, स्थिति मजबूत है, तो उस आधार पर उसका पद निर्धारित होता था। पद क्या है, किसी भी व्यक्ति की वेतन की स्थिति, उसकी स्थिति को देखते हुए उसका पद निर्धारित होता था और उस पद के हिसाब से उसको अपने पास क्या रखना पड़ता था, सवार। तो इसमें 2 श्रेणियां थी, एक था पद जिसको हम बोलते थे जात और दूसरा होता था सवार। सवार का मतलब होता था कि कोई व्यक्ति जिस पद का है उसे उतने घुड़सवार अपने साथ रखने पड़ते थे, ठीक है। और यहां पर हम लोगों को बात करें तो 2 अलग अलग लेवल पर हम व्यवस्था देखते हैं कि हर एक सिस्टम पर अलग अलग पद अलग अलग प्रकार के वेतन के साथ मौजूद था। 5000 का मनसब देखें प्रारंभ में तो वो सर्वोच्च था और 10 का जो मनसब होता था वो सबसे निम्न था। यहाँ बोलने का मतलब ये था कि अगर किसी को 10 का मनसब मिला है तो उसे अपने यहाँ पर 10 घुड़सवारों को रखना पड़ता था, उसी हिसाब से उसकी सैलरी होती थी, उसी हिसाब से उसकी प्रशासन में स्थिति होती थी। तो जितने का मनसब होता था उसे उस हिसाब से अपने यहाँ पर घुड़सवारों को रखना पड़ता था और उसी हिसाब की उसकी प्रशासन व्यवस्था में स्थिति निश्चित की जाती थी, ध्यान रखिएगा। तो मनसबदारी व्यवस्था अकबर के द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें प्रारंभ में केवल मनसब अकेला पद था, बाद में जात और सवार 2 में इसको बांटा गया। जात का मतलब पद होता था, ओहदा, और उस ओहदे के हिसाब से लोगों को अपने पास सेना रखनी पड़ती थी, जिसमें घुड़सवार सैनिकों को रखा जाता था दोस्तों, बराबर। अहदी सैनिक क्या होते थे, तो अहदी सैनिक दोस्तों बादशाह के सैनिक होते थे। बादशाह के जो सैनिक होते थे उन्हें अहदी सैनिक कहा जाता था और इनका पूरा भर्ती की प्रक्रिया राज्य के द्वारा होती थी, इनका वेतन राज्य के द्वारा होता था, इनके वस्त्र, इनके घोड़े, सब चीजें इनको राज्य के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती थी और ये किसी अलग अमीर और बख्शी के अधीन काम करने वाले सैनिक होते थे। इन्हें पूरी सेना व्यवस्था से अलग तरीके से तैयार किया जाता था। इसके अलावा हम देखें तो हमें यहाँ मुगलों की विशाल सेना की जानकारी मिलती है कि मुगलों के पास कोई छोटी मोटी सेना नहीं थी, मुगलों ने एक बहुत बड़ी सेना तैयार कर रखी थी। जैसा हम लोगों ने कहा कि सभी लोगों को मिला लिया जाए तो सम्मिलित रूप से जो मुगलों की सेना है वो बहुत विशाल सेना के तौर पर हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ मुगलों की सेना को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा है, तो देखिए अलग अलग भागों में बांटा और पहला हमने इनको कहा है पैदल सैनिक।
अगर मुगलों की सेना का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी शाखा के तौर पर अगर आप किसी को देखते हैं तो हम यहां पर देखते हैं उसके पैदल सैनिकों को। पैदल सैनिक दो प्रकार के होते थे, एक होता था अहशाम सैनिक और एक होता था सेहबंदी सैनिक। अहशाम सैनिक जो होते थे वो बंदूकची होते थे, शमशीरबाज होते थे, बंदूक चलाने वाले, तलवारबाजी वाले जो लोग होते थे उन्हें आप अहशाम सैनिक कहते थे। और जो सेहबंदी सैनिक होते थे ये बेरोजगार लोग होते थे, जो बेकार बेरोजगार लोग होते थे अपनी प्रजा के, उन लोगों में से चुनकर जो सेना तैयार की जाती थी उसे सेहबंदी सैनिक कहते थे। तो पैदल सैनिक सबसे बड़ी शाखा थी मुगलों की सेना की। इसके बाद अश्वारोही सेना थी दोस्तों। अश्वारोही सेना को मुगल सेना में इतना प्रमुख माना गया था कि इसे मुगल सेना का प्राण कहा गया था। तो एग्जाम में अगर पूछे कि मुगलों की पूरी सेना में सबसे महत्वपूर्ण किसका स्थान था, तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान अश्वारोही सैनिकों का था। मुगल सेना का प्राण इन्हें कहा जाता था। और घुड़सवार के भी अलग अलग प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। यहां पर हमें सिंह अस्पा की व्यवस्था देखने को मिलती है। सिंह अस्पा में 3 घोड़े रखे जाते थे। कितने घोड़े? 3 घोड़े। एक अस्पा में 1 घोड़ा रखा जाता था। निम्न अस्पा में 2 सैनिकों के बीच 1 घोड़ा रखा जाता था। और दह बिस्ती का नियम भी हम लोगों को देखने को मिला। दह बिस्ती का नियम क्या था? यह दह बिस्ती का नियम अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अकबर ने कहीं ना कहीं सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, जो सेना की कुशलता है उसको बढ़ाने के लिए अपने समय में कहीं ना कहीं दह बिस्ती व्यवस्था को प्रारंभ किया। अब अकबर की जो दह बिस्ती व्यवस्था है उसमें क्या कर दिया गया कि सैनिकों को कम से कम 2 घोड़े रखना अनिवार्य बना दिया गया था। तो ये 2 घोड़े रखने की अनिवार्य व्यवस्था को आप किस नाम से जानते हैं? दह बिस्ती के नाम से जानते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा हम देखें तो मुगलों की सेना में तोपखाना की भी व्यवस्था थी। हम लोगों ने देखा किस प्रकार से ईरान से बाबर ने तोप चलाना सीखा था और वो तोप ही लेकर आया जिसने सबसे पहले हमारे देश में बैरा के युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि उसने पानीपत के युद्ध में भी इसका प्रयोग किया। उसके बाद लगातार मुगलों के समय में हम लोगों को तोपों का प्रयोग देखने को मिल रहा है। तो पहला प्रयोग भेरा के समय किया और इसने तोप खाने के लिए मीर ए आतिश एक अलग से पूरा अधिकार ही बना दिया था और तोप खाना विभाग बना दिया था। हस्ती सेना भी इंपॉर्टेंट थी। अगर हम हाथी सेना की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय से अर्थात प्राचीन काल से भारत में सेनाओं का एक इंपॉर्टेंट अंग के तौर पर हाथियों की सेना देखने को मिल रही थी। अगर हम हल्दी घाटी के युद्ध की बात कर लें तो मानसिंह भी युद्ध लड़ने के लिए अपने हाथी पर बैठ के ही आया था। मतलब मुगलों के समय हाँ हस्ती सेना जो है, हाथियों की सेना जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और हमें यहाँ इसके लिए अलग से प्रबंधन देखने को मिलता है अकबर के समय। अकबर ने हाथियों की सेना को बहुत इंपॉर्टेंट माना और इनके लिए अलग से एक पूरा प्रबंध किया। इसके अलावा मुगलों की एक नौसेना भी हमें दिखाई पड़ती है। देखिए मुगलों की जो नौसेना है ना वो कोई सुसंगठित नौसेना नहीं थी और ऐसा नहीं था कि ये नौसेना इन्हीं के दिमाग की उपज थी। भारत में पुर्तगाली आ चुके थे, भारत में डच लोग आ चुके थे। ये डच और पुर्तगालियों ने ही भारत में ये नौसेना व्यवस्था को स्थापित करने का चलन बढ़ाया था। और अगर हम देखें तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने जहाज निर्माण आदि के कामकाज चालू करवाए। उसके बाद मुगल शासन में हम लोग देखते हैं कि मुगलों ने भी जहाज निर्माण आदि के काम चालू करवाए थे। और इसी क्रम में कहीं ना कहीं हमें एक मुगल शासन में नौसेना भी दिखाई पड़ती है, लेकिन ये नौसेना कोई सुसज्जित नौसेना नहीं थी। इसका कारण क्या है कि मुगल जो थे उनकी जो साम्राज्य की स्थिति थी वो पूरी तरह से स्थलीय थी। क्योंकि प्रारंभ में अगर हम गुजरात और 1-2 चीजों को छोड़ दें तो मुगलों का जो अधिकांश साम्राज्य था वो स्थलीय सीमा के अंतर्गत आता था, इसलिए हम लोग ध्यान दे सकते हैं। हालांकि अकबर और औरंगजेब दो ऐसे शासक रहे मुगलों के जिन्होंने नौसेना पर पर्याप्त ध्यान दिया था। जहां पर हम देखें औरंगजेब ने जंजीरा के सीदियों व मोपला लोगों के साथ शक्तिशाली नौसेना तैयार की थी। तो नौसेना की तरफ ध्यान देने वालों में अकबर और औरंगजेब का नाम आता है। क्लियर दोस्तों? इसके अलावा दूसरे शासकों ने इस प्रकार की नौसेना पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। तो ये हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में मुगलों के समय की प्रशासनिक व्यवस्था और सेना व्यवस्था के बारे में बात की थी। अब हम लोगों को जो डिस्कशन करना है वो करना है मुगलों के समय की न्याय व्यवस्था, मुगलों के समय की शिक्षा व्यवस्था, मुगलों के समय में आर्थिक व्यवस्था को देखना है, किस प्रकार से वो टैक्स लगाते थे और क्या काम करते थे। और फिर हम लोगों को देखना है मुगलों के समय की कला संस्कृति, जिसमें हम लोगों को साहित्य, स्थापत्य कला की दृष्टि से बात कर रही है दोस्तों। तो वो करूंगा मैं अगले लेक्चर में आप लोगों से। तो तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम दोस्तों।